है गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 16। जो हमारा चैप्टर 16 है वो क्या है? कचरा संग्रहण और निपटान। हम कचरा को कैसे संग्रहित कर सकते हैं और उसका निपटान कैसे कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है, अपने घरों, विद्यालय, दुकानों एवं कार्यालय से प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। हम सभी अपने घरों से और अपने जो जहाँ पर भी हमारा जो व्यापार करने का स्थल होता है, जहाँ पर भी हम काम करते हैं, वहाँ से हम क्या करते हैं? कूड़े को बाहर फेंकते हैं। अनाज, दालें, बिस्कुट, दूध अथवा तेल जिन्हें हम दुकानों से खरीदते हैं, या प्लास्टिक की थैलियाँ अथवा टीनों में पैक होते हैं। पैकिंग की ये सभी वस्तुएं कचरे में फेंक दी जाती है। कभी कभी हम कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं जिनका वास्तव में बहुत कम उपयोग होता है और फिर हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। जैसे कि अगर हम कभी कभी ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो हमारे अत्यधिक कार्य की नहीं होती, फिर हम उन्हें क्या करते हैं? कचरे में फेंक देते हैं। अपने दैनिक क्रियाकलापों में हम अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते रहते हैं। हम सार्वजनिक स्थलों पर, बसों, रेलगाड़ियों, मूंगफली खाने के बाद इसके छिलके फेंक देते हैं। बस से उतरने के बाद हम टिकट को वहीं फेंक देते हैं। कोई बच्चा केवल खेल के लिए ही पेंसिल छीलता जाता है। यदि हम अपनी नोटबुक में कुछ गलत लिख लेते हैं अथवा उस पर स्याही फैल जाती है तो हम वह पेज फाड़ कर भी फेंक देते हैं। इसके साथ साथ हम कई घरेलू अपशिष्ट जैसे कि खिलौने, पुराने कपड़े, जूते, चप्पल बाहर फेंक देते हैं। हम कई सारी ऐसी वस्तुएं होती है जिनको हम बाहर फेंक देते हैं। यदि हमारे घरों एवं आसपास से यह कूड़ा न हटाया जाए तो क्या होगा? आपके विचार से यह हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है? जब सफाई कर्मचारी कूड़ेदानों से इस कूड़े को ले जाते हैं तो यह कूड़ा कहाँ जाता होगा एवं फिर इसका क्या होता होगा? क्या यह संभव है कि यह सारा कचरा सारा का कुछ ऐसे पदार्थों में बदल दिया जाता होगा जिससे हमें कोई हानि न हो? क्या हम इस दिशा में किसी प्रकार से कुछ अपना योगदान दे सकते हैं? इस अध्याय में हम प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे कि हम अपना कैसे योगदान दे सकते हैं, इस हमारे कूड़े का क्या किया जाता होगा। आज हम इन सारों का यहाँ पर बारे में देखेंगे। बूझो के विद्यालय के बच्चों ने कचरे का निपटान नामक एक परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना से उन्होंने जो सीखा उनमें से कुछ बातों की हम चर्चा करेंगे। कचरे का निपटान। सबसे पहले हम देखेंगे कचरे का निपटान कैसे होता है। सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में, जहां घेरे गड्ढे ग्रत होते हैं, ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। वहां कचरे के उस भाग को जिसका पुनः उपयोग किया जाता है उसी रूप में न किया जा सकने वाले कचरे से पृथक किया जाता है। इस प्रकार कचरे में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं। अनुपयोगी अवयवों को पृथक कर लेते हैं और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब यह प्रक्रिया इस पर पार्क अथवा खेल का मैदान बना देते हैं। लगभग अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता। कचरे के उपयोगी अवयव के निपटान के भराव क्षेत्रों के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। कंपोस्ट क्या है? आइए इसे हम निम्नलिखित क्रियाकलापों द्वारा सीखते हैं कि अब हमारा कंपोस्ट होता क्या है। अब हम यहाँ पर एक क्रियाकलाप 1 करते हैं। अपने घर के कचरे को कूड़ेदान में फेंकने से पूर्व किसी स्थान पर एकत्र कीजिए। फिर इसे 2 समूहों में इस प्रकार पृथक कीजिए कि उनमें से इस प्रकार की वस्तुएं हो। जैसे कि अब हम उसको 2 समूहों में वर्गीकृत करते हैं। समूह 1 में रसोई घर का कचरा जैसे फल एवं सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, चाय की पत्ती, समाचार पत्र, सूखी पत्तियां एवं कागज की थैलियां इसी समूह में सम्मिलित कीजिए। दूसरे में कपड़ों के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियां, टूटा कांच, एल्यूमिनियम रेपर्स, खील, पुराने जूते एवं खिलौने। अब प्रत्येक समूह के कचरे को 2-2 पृथक ढेरियों में बांटिए तथा इन्हें ABCD से नामांकित कीजिए। इनमें से प्रत्येक समूह के एक ढेरी को प्लास्टिक की 2 पृथक थैलियों में भरकर इनके मुंह कसकर बांध दीजिए। मैदान में 4 गड्ढे खोदकर प्लास्टिक की थैलियों को दूसरी ढेरियों को पृथक गड्ढे में डालकर इन्हें मिट्टी से ढक दीजिए, जैसा कि हमको यहाँ पर बताया जा रहा है इस चित्र में। आप कचरे के इन ढेरों को दबाने के पर 4 गमले भी लगा सकते हैं। 4 दिन के पश्चात कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर कचरे में हुए परिवर्तन को देखिए। कचरे का काला हो जाना तथा उससे कोई दुर्गंध न आना यह दर्शाता है कि कचरे का पूर्ण विगलन हो गया है। इसे हम पुनः मिट्टी से ढक दीजिए। इसी प्रकार 2-2 दिनों के अंतर पर इनका अवलोकन करके अपने प्रेक्षणों को सुझाए अनुसार नोट कीजिए। क्या कचरा पूर्णतः विलगित है एवं उससे दुर्गंध नहीं आती है? आंशिक रूप से विलगित है, लगभग पूर्णतः विलगित है, परंतु अभी भी दुर्गंध आ रही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस ढेरी के कचरे का विलगन
हुआ है और किसका नहीं हुआ है। अपने प्रेक्षणों के आधार पर सारणी के कॉलमों में विकल्पों को यहाँ पर नोट करना है, जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाया गया, हम इसमें भर देंगे। यदि आपने कुछ प्रेक्षण भी किए हों तो उन्हें भी अपनी नोटबुक में लिखना ना भूलें। कचरा विलगित नहीं हो पाया उसे जलाइए अथवा फेंके नहीं। यदि कचरा पूर्णतः विलगित हो गया हो और उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही तो उसे उस मृदा में मिला दें जिसमें आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हैं। यह आपके पौधों को आवश्यक पोषक प्रदान करेगा। आपने इस क्रियाकलाप में यह प्रेक्षण किया होगा कि कचरे के कुछ चीज़ें विलगित होती है जिनसे खाद बनती है जिसका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। कुछ पदार्थों के विलगित और खाद में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। कुछ शहरों तथा नगरों में नगरपालिकाएं दो प्रकार के कचरों को एकत्र करने के लिए दो पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। एक रंग नीला तथा दूसरे रंग हरा। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं जैसे प्लास्टिक, धातुएं तथा कांच। आपने यहाँ भी देखा होगा कि वही पदार्थ जो कूड़े के ढेर में विलगित नहीं होते, हरे कूड़ेदान रसोई तथा अन्य पादप जंतुओं के अपशिष्टों को एकत्र करने के लिए होते हैं। आपने यह नोट किया होगा कि इस प्रकार के अपशिष्ट मिट्टी में दबाने पर पूर्णतः विलगित हो जाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्रियाकलाप एक किए गए अनुसार कचरे फेंकने से पहले उनको समूह में पृथक करना क्यों आवश्यक होता है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारी नगर पालिका वाले होते हैं वो कचरे को अलग अलग पृथक क्यों किया करते हैं। क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियां के कचरे के ढेर देखे हैं? बहुधा इन्हें जला देते हैं। प्रिय किसान भी कटाई के पश्चात खेतों से सूखी पत्तियां, फसली पादपों के अपशिष्ट तथा भूसे जैसे अपशिष्ट को जलाते रहे। इन्हें जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें तथा धुआं उत्पन्न होता है। हम इसे पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन अपशिष्टों का उपयोगी कंपोस्टिंग में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, पत्तियां जलाने पर हानिकारक गैसें उत्पन्न होती है, हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कचरे का निपटान परियोजना की अवधि में पहेली एवं बूझों द्वारा नोट किए गए प्रेक्षण एवं विचार इस प्रकार है, यहाँ पर हमको दिखाया गया है। वास्तव में चोरी नहीं, उसका अभिप्राय गैर कानूनी अथवा अपराध से था। वह चाहती थी कि सरकार पत्तियों और दूसरे पादप अपशिष्ट को जलाने से रोकने के लिए कानून बनाए। अब हम देखते हैं वार्मिंग कंपोस्टिंग। जो वार्मिंग कंपोस्टिंग होती है वो क्या होती है। हम पौधों को कंपोस्ट देकर उनके मित्र बन सकते हैं। कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं अपने भी बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे। मित्रों के विषय में बात करते समय कि आप यह जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं। यह पता लगाएं कि केचुए की एक प्रजाति लाल केचुआ कंपोस्टिंग में कैसे उपयोगी होता है। लाल केचुआ की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमिक कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा हम अपने विद्यालय में भी खाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कंपोस्ट किया था, अब क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट किया जाता है, लेकिन वो किसके द्वारा, केचुए के द्वारा किया जाता है। क्रियाकलाप 2, मैदान में आइए एक गड्ढा लगभग 30 सेंटीमीटर घेरा खोदें अथवा कोई लकड़ी का बॉक्स किसी ऐसे स्थान पर रखें ना तो गर्म हो ना ही बहुत ठंडा। ऐसे स्थान के बारे में आपका क्या विचार है जहां सीधी धूप नहीं पड़ती हो। आइए अब हम इस गड्ढे के बक्से में लाल केचुए के लिए आरामदायक घर बनाते हैं। गड्ढे अथवा बॉक्स की तली में एक जाल अथवा मुर्गा जाल बिछा दीजिए। आप विकल्प के रूप में तली में रेत अथवा 1 सेंटीमीटर मोटी परत भी बिछा सकते हैं। अब रेत के ऊपर सब्जियां अथवा फलों के अपशिष्ट बिछा दीजिए। जैसे कि हमारे जो फल और वो निकलते हैं हमारे घरों से अपशिष्ट पदार्थ, उनको हम इस पर बिछा देंगे। अब हरी पत्तियां, पौधों की सूखी डंडियों के टुकड़े, भूसा अथवा समाचार की 1 इंच चौड़ी पट्टियां काटकर उन्हें रेत अथवा जाली के ऊपर बिछा सकते हैं। आप अपनी नोटबुक के बेकार गत्ते को काटकर भी पट्टियां बना सकते हैं, परंतु चमकीले प्लास्टिक वाले कागज एवं कॉटन का प्रयोग न करें। रेत अथवा तार की जाली पर सूखी गोबर भी बिछाया जा सकता है। कुछ जल छिड़ककर इस परत को नम बनाइए। ध्यान रहे कि जल इतना अधिक न हो कि वह बहने लगे। अपशिष्ट की परत को दबाइए नहीं, इसे पोला ही रहने दीजिए ताकि इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु एवं नमी बनी रहे। अब हमको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या हमारे लाल केचुए दिखाई दे रहे हैं हमको। अब आप क्या करेंगे, गड्ढा लाल केचुए के स्वागत के लिए तैयार है। कुछ लाल केचुए खरीदकर इन्हें अपने गड्ढे में रखिए। अब इन्हें जूट की बोरी, पुरानी चादर अथवा घास से हल्के से ढक दीजिए। आपके लाल केचुओं को भोजन चाहिए। आप इन्हें
फल तथा सब्जियों के अपशिष्ट, कॉफी चाय छानने के बाद बची हुई पत्तियां तथा खेत बगीचे के खरपतवार दे सकते हैं। इस गड्ढे में भोजन को लगभग 2-3 सेंटीमीटर गहराई में दबाकर रखना अच्छा हो सकता है। नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस एवं दूध से निर्मित अपशिष्ट पदार्थ भोजन के रूप में लाल केचुए को न दें। इन वस्तुओं को गड्ढे में डालने से उसमें रोग कारक जीव उत्पन्न होने लगते हैं। कुछ दिनों के अंतराल में गड्ढे के पदार्थों को धीरे धीरे मिलाते रहिए तथा इसकी ऊपरी सतह को हिलाते रहिए। ये जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या है, लाल केचुए के लिए आहार। ये लाल केचुए के लिए हमको आहार दिखाई दे रहा है जो हमने यहाँ पर डाला है। लाल केचुए के दांत नहीं होते, इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजार्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। यदि आप अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिला देंगे तो यह आहार के साथ कृमि के गिजार्ड में पहुंच जाता है और भोजन को पीसने में उसकी सहायता करता है। कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है। लाल केचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते, उन्हें अपने आसपास की नमी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने केचुए को भली भांति देखभाल करते हैं तो एक मास में उनकी संख्या दुगनी हो जाएगी। 3 से 4 सप्ताह के अंतराल में अपने गड्ढे का सावधानीपूर्वक परीक्षण करते रहें। क्या आपके गड्ढे में मिट्टी जैसा पोला पदार्थ दिखाई दे रहा है? अब आपका वर्मी कंपोस्टिंग तैयार हो चुका है। इस गड्ढे के एक किनारे पर आहार के रूप में कुछ अपशिष्ट डालिए। अधिकांश कृमि अन्य भागों को छोड़कर गड्ढे के इस भाग में स्थानांतरित हो जाएंगे। दूसरे भाग से खाद को निकालकर कुछ घंटों तक इसे धूप में सुखाइए। आपका वर्मिंग कंपोस्टिंग प्रयोग के लिए तैयार है। जैसा कि हमको यहाँ पर इसमें दिखाया गया है, गड्ढे के इस बचे भाग में अधिकांश कृमि है। आप इनका उपयोग और अधिक कंपोस्ट बनाने के लिए कर सकते हैं अथवा आप इन्हें किसी कंपोस्ट बनाने वाले को बांट सकते हैं जैसे कि वो कंपोस्ट बना सके। अब हम देखते हैं इससे उत्तम वर्मी कंपोस्ट खाद को आप अपने गमलों, बगीचों एवं खेत में डाल सकते हैं जो हमने केचुए के द्वारा बनाई है। यह अपशिष्ट से सर्वोत्तम प्राप्त करने से जैसा नहीं है। आप में से जिनके पास बड़े बड़े खेत है वे बड़े गड्ढों में वर्मिंग कंपोस्टिंग बनाकर परीक्षण कर सकते हैं। इससे आपके बहुत से धन की बचत भी होगी जो आप महंगे रासायनिक उर्वरक एवं खाद खरीदने के लिए खर्च करते हैं। सोचिए और फिर फेंकिए। आपके विचार से हर प्रत्येक घर से कितना कचरा फेंका जाता है, इसका अनुमान आप किसी बाल्टी को मात्रक के रूप में लेकर कर सकते हैं। अपने घर का कचरा एकत्र करने के लिए 5 से 10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए, उसमें कुछ दिन तक अपने घर का कचरा एकत्र कीजिए। कितने दिनों में यह बाल्टी पूरी भर जाती है। आप अपने घर के सदस्यों की संख्या गिन करके क्या करोगे यहाँ पर, यदि आप जानते हैं कि शहर अथवा नगर की जनसंख्या का पता लगा ले तो क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिदिन आपके मोहल्ले अथवा नगर के सभी घरों में से कितनी बाल्टी कचरा उत्पन्न होगा। हम प्रतिदिन कचरे के पहाड़ उत्पन्न कर रहे हैं, क्या यह सच नहीं है? हम क्या करते हैं, हमेशा जो हमारे घर के आसपास हम क्या करते हैं, कचरे के पहाड़ उत्पन्न करते हैं। यह हमारा निकटवर्ती कूड़ा घर है। आइए अब हम एक ऐसे गांव के बारे में कहानी पढ़ते हैं जहां के लोग अधिक बुद्धिमान हैं और जहां कचरा कम निकलता है। नानू 6ठी कक्षा में पढ़ता है, उसे कागज का वायुयान बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब वह अपनी नई नोटबुक के पन्ने फाड़कर वायुयान बनाता है तो उसकी माँ बहुत कष्ट होता है, परंतु नानू इसकी कोई चिंता नहीं करता है। एक बार नानू अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। वह अपने मौसेरे भाई श्याम द्वारा बनाई गई विभिन्न चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने पुराने चार्टों से फाइलें बनाई हुई थी, पेंसिल की छीलन से बधाई कार्डों पर फूल, पुराने कपड़ों से चटाई, पॉलीथीन की थैलियों से टोकरियां आदि को देखकर नानू आश्चर्यचकित रह गया। श्याम ने तो विवाह के निमंत्रण पत्रों की डायरी भी बना रखी थी। एक दिन प्रातः नानू अपनी नानी को ढूंढता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नानी एक टोकरी के ऊपर एक गाढ़ी लुगदी का लेप लगा रही थी। नानू ने पूछा, नानी आप यह क्या कर रही हैं? यह लेप क्या है? यह कागज की लुगदी है। इस लेप को मैंने चिकनी मिट्टी एवं कागज से तैयार किया है तथा इसमें मैंने कुछ धान की भूसी भी मिलाई है, नानी ने उत्तर दिया। परंतु इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रही हैं? नानू ने पूछा। नानी ने उत्तर दिया, इसे पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए
क्या तुम मुझसे सीखना चाहोगे? नानू को इसमें कोई रुचि नहीं थी। वह खेलने के लिए बाहर भाग गया। वह तो केवल कागज फाड़ फाड़ कर वायुयान बनाने में रुचि रखता था। वास्तव में उसने श्याम की फाइलों से भी कागज फाड़ने शुरू कर दिए थे। श्याम ने नानू द्वारा वायुयान बनाने में उपयोग हुए सभी कागज को एकत्र कर लिया और वह सोच रहा था कि नानू के साथ क्या व्यवहार किया जाए। वह किसी की भी कोई बात नहीं सुनता है। तो अब वह कुछ दिनों के बाद नानू का जन्मदिन आने वाला था। श्याम ने नानू के मित्रों को निमंत्रण देने की योजना बनाई। नानू ने अपनी मिट्टी की गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और बाजार गया। उसने अपने मित्रों के लिए कागज के कुछ हेट खरीदे। उसने दुकानदार से इन्हें एक पॉलीथीन की थैली में रखने को कहा, परंतु दुकानदार ने उसे पॉलीथीन की थैली देने से इनकार कर दिया। कागज की थैली दी उसके बदले में। नानू ने बहुत सी चीज़ों जैसे टॉफियाँ और बिस्किट भी खरीदे। उसे इन सभी चीज़ों को लेकर चलना मुश्किल लगने लगा, परंतु कोई भी दुकानदार उसे पॉलीथीन की थैली देने को तैयार नहीं था। घर से चलते समय श्याम ने उसे कपड़े का थैला ले जाने को कहा था। अब उसे उसकी बात न मानने का दुख हुआ। किसी प्रकार वह अपनी वस्तुओं को साथ लेकर घर पहुंच गया। नानू ने मित्रों के जन्मदिन पर दावत खाई। नानू के मित्रों ने क्या किया, जन्मदिन पर दावत खाई और बहुत से खेल खेलकर पार्टी का भरपूर आनंद लिया। यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, खरीदी गई वस्तुओं से भरी थैलियां जो नानू के साथ है। उसके सभी मित्रों ने नानू द्वारा खरीदे गए चमकीले कागज की हैट भी पहनी। श्याम ने नानू के मित्रों के लिए कागज की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए। उसने नानू के लिए भी एक विशेष उपहार बनाया, एक फोटो फ्रेम तथा बधाई का सुंदर कार्ड। यह सब उसने नानू द्वारा फेंके गए कागजों की लुगदी से बनाए थे। यह नानू के लिए एक नया अनुभव था। उसने सभी मित्र अपने मुखौटों के साथ अपने घर ले गए। नानू बहुत उत्तेजित था और वह अपना भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना उपहार देखना चाहता था। विद्यालय की छुट्टियां समाप्त होने के पश्चात नानू अपने घर वापस आ गया। उसका शहर श्याम के गांव से कितना अलग है। वह गांव स्वच्छ एवं साफ सुथरा था, इसलिए वहां कचरा बीनने वाली भी नहीं होते थे। परंतु अब उसने कचरा बीनने वाले बच्चों को घर के आसपास कचरा बीनते हुए देखकर नाक वो चढ़ाना छोड़ दिया था। आपने भी अपने घर के आसपास एवं दूसरे स्थानों पर कुछ बच्चों को कचरा बीनते देखा होगा। इन बच्चों को कार्य करते देखिए और पता लगाइए कि वे कचरे से उपयोगी पदार्थ कैसे पृथक करते हैं। वे वास्तव में हमारी सहायता कर रहे हैं। कचरा बीनने वाले किसी बच्चे से बात करके यह पता लगाइए कि वे एकत्र किए गए कचरे का क्या करते हैं। वे इन्हें कहाँ ले जाते हैं। क्या वह अथवा उसका मित्र विद्यालय जाता है? यदि नहीं तो इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। क्या आप इस बच्चे को पढ़ने और लिखने में सहायता कर सकते हैं? क्या आपने कभी अपने घर पर पुराने समाचार पत्रों, कांच, धातु की वस्तुएं, प्लास्टिक की थैलियां, पुराने नोटबुक किसी कबाड़ी को बेचने में घर वालों की सहायता की है? उससे बात करके पता लगाइए कि वह इस कबाड़ का क्या करता है। क्या शाम की भांति आप भी व्यर्थ कागजों के नए कागज बनाना चाहोगे? इसे बनाना सीखें। अब हम कैसे कागज को पुनः चक्रण कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम कागज का पुनः चक्रण। इसके लिए आपको पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगजीन, पुरानी नोटबुक, पत्र एवं अन्य बेकार कागजों की आवश्यकता होगी। चमकदार एवं प्लास्टिक लेपित कागज का उपयोग मत कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको तार की जाली फ्रेम भी चाहिए। फ्रेम के स्थान पर आप बड़ी आकार की छलनी भी ले सकते हैं। कागजों के छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़िए, इन्हें एक बाल्टी अथवा टब में रखे कर जल डालिए। कागज के टुकड़ों को जल में 1 दिन के लिए डुबा रहने दीजिए। अब इस भीगे कागज को काटकर गाढ़ी लुगदी बनाइए। अब फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीली लुगदी को फैलाइए। लुगदी की परत को यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे से ठोकिए। जल के बहकर निकल जाने तक प्रतीक्षा कीजिए। यदि आवश्यक हो तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा अथवा समाचार फैला दीजिए, जिससे लुगदी का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके, जैसे कि वो जल उसको सोख ले। अब लुगदी को इस प्रकार परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कीजिए, जैसे पुराने समाचार पत्र पर रखकर धूप में सुखाइए। समाचार पत्र के किनारे पर कुछ भारी वस्तु भी रखें, जिससे वह मुड़ ना सके। रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर्व आप इसमें खाने वाले रंग मिला सकते हैं। जिससे अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व आप इसमें सूखी पत्तियों, फूलों की पंखुड़ियां तथा रंगीन कागज के टुकड़े भी मिला सकते हैं। ऐसा करके आप सुंदर पैटर्नों वाला पुनः चक्रण आकर्षण कागज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर
पुनः चक्रण किया जाने वाले वैसे ही वस्तु का पुनः चक्रण कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कागज का पुनः चक्रण करना सीखा, वैसे ही हम अन्य और वस्तुओं का भी पुनः चक्रण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्लास्टिक वरदान है या अभिशाप। अब हम जानते हैं प्लास्टिक क्या होता है, अब वरदान होता है हमारे लिए, अभिशाप होता है। कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। क्या आपने क्रियाकलाप 1 में यह नोट किया था कि पॉलीथीन की थैलियाँ एवं कुछ प्लास्टिक विलगित नहीं होते? अब आप सरलता से समझ सकते हैं कि पॉलीथीन की थैलियों का निपटान एक बड़ी समस्या क्यों है। हमें प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना भी करना कठिन हो सकता है। क्या आप प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं के नामों की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप उपयोग करते हैं? खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल, जल पाइप एवं अन्य वस्तुओं की सूची बहुत लंबी है। क्या आप प्लास्टिक से बने बस, कार, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और स्कूटर के कुछ भाग को नाम बता सकते हैं? प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इसका अधिकाधिक उपयोग करते हैं तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर उसकी उपेक्षा करते हैं। आज हमारे चारों ओर यही रहा है, यद्यपि हम इसके दुष्प्रभाव से परिचित हैं। फिर भी हो सकता है कि हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। हमको पता है कि प्लास्टिक हमारे लिए कितनी नुकसानदायक है, फिर भी लेकिन हम हमारा उत्तरदायित्व नहीं समझ पा रहे। हम प्लास्टिक का दिन प्रतिदिन उपयोग और ज़्यादा करते जा रहे हैं। हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन के संग्रहण के लिए करते हैं। ये थैलियाँ खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती। इन थैलियों में पैक किए गए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का उपयोग करते हैं जिनका इससे पूर्व किसी अन्य कार्य में उपयोग हो चुका हो। कभी कभी कचरा बीनने वालों द्वारा एकत्र की गई प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की पुनः चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थों को रखना हानिकारक हो सकता है। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों उपयोग के लिए आग्रह करना चाहिए। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैसें मुक्त करते हैं। ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं मानव जीवन के लिए उत्पन्न कर सकती हैं। इसमें जैसे कि हमारा कैंसर भी हमको इन गैसों से ही होता है। सरकार इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कई सारी योजनाएं हमारे लिए बनाती है। सरकार ने प्लास्टिक के पुनः चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। आपने देखा होगा कि लोग प्राय अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्ले एवं आवारा पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्लास्टिक की थैली को भी निगल जाते हैं। कभी कभी तो इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानी पूर्वक फेंकी गई ये प्लास्टिक की थैलियां बहुधा बहकर नालों अथवा सीवर प्रणाली में पहुंच जाती है। फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है। भारी वर्षा के समय तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है। प्लास्टिक के अति उपयोग को न्यूनतम करने के लिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं तथा इसके कचरे के निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें। जहाँ भी संभव हो बिना किसी दुष्प्रभाव के हम थैलियों को पुनः उपयोग करें। दुकानदारों से कागज के थैले उपयोग करने का आग्रह करें। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय घर से कपड़ा अथवा जूट का थैला लेकर साथ जाएं। इसके बाद हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें। हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें। हम प्लास्टिक की थैली और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी ना जलाएं। हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में ना भरें और ना फेंकें। हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान करें। हम कागज को पुनः चक्रित करें। हम कागज के दोनों ओर लिखे रफ कार्य के लिए स्लेट का उपयोग करें। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे हुए छूटे कागजों को रफ कार्य के लिए उपयोग करें। हम अपने परिवार एवं मित्रों एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। हमारे जानने एवं सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना कचरा पैदा करेंगे उससे छुटकारा पाने के लिए उतनी ही कठिनाइयाँ होती है। जैसे कि अगर हमारे जीवन में अगर बहुत सारा कचरा होगा तो हमको उसके निपटान के लिए उतनी ही कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है। तो हम आज ये प्रण लें कि हम कभी भी कोई भी कचरा इकट्ठा नहीं करेंगे और कचरे का उपयोग हम ठीक से करेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि जो हमने इस चैप्टर में प्रमुख शब्द देखे कौन कौन से। अपशिष्ट हमने देखा है कचरा,
भराव क्षेत्र, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्टिंग और पुनः चक्रण। इन सभी शब्दों के अर्थ आपने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम इसका सारांश देखते हैं। भराव क्षेत्र वह स्थान है जहां शहर अथवा नगर के कचरों को एकत्र करके पाटा जाता है। कालांतर में इस क्षेत्र में पार्क बना देते हैं। रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतु अपशिष्ट खाद में परिवर्तित करके कंपोस्टिंग कहलाता है। रसोई घर के कचरों को कृमि अथवा लाल केंचुए द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण द्वारा बने कागज से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती है। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों से परिवर्तित करना संभव नहीं है। हमें कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने की आवश्यकता है। हमें अपने चारों ओर कचरे की बड़ी मात्रा से निपटान के लिए उपयोग खोजने चाहिए। अब हमको यहाँ पर दिखाया गया है, निम्नलिखित उत्तर दीजिए। लाल कचरे से किस प्रकार कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित किया जाता है? क्या अपने कंपोस्ट के लिए केंचुए के अतिरिक्त किसी अन्य जीव को भी देखा है? ये सारे हमारे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो आज का हमारा चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।